जय हिंद। मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एकेडमी 2.0 पर। स्क्रीन पे एक महत्वपूर्ण कोट्स लगा है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अर्थात अगर आप किसी लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं और आपके अंदर साहस है तो जो लक्ष्य है वो आपके साहस से बड़ा नहीं है, अर्थात आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। फिर कहा है हारा वही जो लड़ा नहीं, यानी अगर आप लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं लेकिन आप उसके लिए संघर्ष नहीं करते हैं तो आप उसमें कभी विजित नहीं हो सकते। यानी कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात यानी आप मन से हारे हुए हैं तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और आप मन से जीते हुए हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। चलिए, तो इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये जो प्रश्न हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखें, आगे बढ़ें तो पहला ही यहाँ पर क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 8 मिनट 16 सेकेंड, ऑप्शन बी है 16 मिनट 8 सेकेंड, ऑप्शन सी है 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चूँकि सूर्य की किरण को देखें तो इसको पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 500 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। कभी कभी इसे 499 सेकेंड भी बताया जाता है, यानी कई जगहों पर 499 भी लिखा मिल जाता है। अगर हम 500 सेकेंड को अगर मिनट बदलें तो ये हो जाता है 8 मिनट 20 सेकेंड। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन है सी, ये क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ऑप्शन ए है 3.6, ऑप्शन बी है 13.5, ऑप्शन सी है 5.5, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखें तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। यहाँ पर जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो कितना होता है? 5.5 होता है। यहाँ पर 13.5 भी दिया है, तो 13.5 जो है ये पृथ्वी के आंतरिक कोर का घनत्व होता है। पृथ्वी के आंतरिक कोर, पृथ्वी के आंतरिक कोर का घनत्व है। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगला जो प्रश्न है वो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कब होता है? ऑप्शन ए है 21 मार्च को, ऑप्शन बी है 21 जून को, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर को, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, और ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधे चमकता है। कहाँ पर? मकर रेखा पर।
यानी 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध, 23.5 अंश दक्षिण। 21 जून की बात करें तो सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और ये घटना होती है 21 जून को कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध। 21 मार्च व 23 सितंबर की बात करें तो जो सूर्य है ये सीधे विषुवत रेखा पर चमकता। कहाँ पर चमकता है? विषुवत रेखा पर, यानी इस समय में दिन और रात की स्थिति बराबर होती है। यहाँ पर 21 जून की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है किस पर? तो ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा पर, बी है कर्क रेखा पर, सी है मकर रेखा पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चूँकि पिछले वाले क्वेश्चन में ही हमने बताया कि सूर्य जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर चमकती है। 21 जून को ये कर्क रेखा पर चमकती है और 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर चमकती है। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि मोहरोबिक असातत्य या असातत्य स्थित है या इसी को असंबद्धता भी कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो मोहरोविसिक असातत्य स्थित है। ऑप्शन ए है मेंटल और बाहरी क्रोड के मध्य, ऑप्शन बी है आंतरिक कोड और बाह्य क्रोड के मध्य, ऑप्शन सी है परपटी और मेंटल के मध्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर असंबद्धताओं की बात करें तो एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक है कोमोरे गुटले। ट्रिक क्या है? कोमोरे गुटले। को का मतलब है कोनराड असंबद्धता, रे का मतलब है रेप्टी असंबद्धता, गुट का मतलब है गुटेनबर्ग असंबद्धता, कोमोरे यहाँ पे मुँह छूट गया है, कोनार्ड असमता, मो का मतलब है मोह असमता, रे का मतलब है रेप्टी असमता, गुट का मतलब है गुटनबर्ग असमता और लेह का मतलब है लेहमान असमता। तो यहाँ पर मोह जो असमता है ये कहाँ पर है? तो ऊपरी परपटी और मेंटल यानी परपटी और मेंटल के बीच ये स्थित है। तो ये जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ये क्या होगा? सही होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो ये जो होता है ऐसे, ये पहले 3 भागों में इसको बांट लेते हैं। ये हो जाएगा इसको परपटी कह ले, इसको मेंटल और ये क्या होता है? कोर होता है। इसको भी 2 भागों में बांटें तो यहाँ पर कोनराड असमता हो जाता है, यहाँ पर मोह असमता यानी, और यहाँ पर रेप्टी असमता हो जाएगी, यहाँ पर गुटेनबर्ग असमता और यहाँ पर लेहमान असमता होता। तो यहाँ पर ये जो कोमोरे यानी कोनराड असमता है ये ऊपरी परपटी और निचली परपटी के मध्य है। मोह असमता ऊपरी परपटी और निचली परपटी और ऊपरी
मेंटल के मध्य स्थित है। अगर केवल पर्पटी और मेंटल के मध्य देखें, इसके हिसाब से देखें तो ये मेंटल यानी पर्पटी के बीच क्या है, ये स्थित है। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे यह ऑप्शन नंबर ए समान प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करता है। कह रहा है कि समान प्रशासन के अंतर्गत आने वाले सभी द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऑप्शन नंबर सी बेरिंग कटक को विभाजित नहीं करता है। आगे समान प्रशासनिक स्थल खंडों को बांटता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चूंकि प्रशांत महासागर को देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में नहीं बांटता है। कह रहा है कि बेरिंग कटक को विभाजित नहीं करता, चूंकि वहीं से ये गुजरता है तो कटेगा, विभाजित तो करता है। समान प्रशासनिक स्थल खंडों को बांटता है, जी नहीं, ये समान स्थल खंडों को विभाजित नहीं करता है, क्योंकि इसी चीज़ को तो बचाने के लिए इसे थोड़ा सा विचलित किया गया। अर्थात ये समान प्रशासन के अंतर्गत आने वाले द्वीपों को या स्थल खंड को विभाजित नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन निम्न में से किसके द्वारा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी आपको पूछ रहा है ये चूने पत्थर वाला कि इनका जो अपरदन है किसके द्वारा ज़्यादातर होता है। ऑप्शन नंबर ए है हिमनद, ऑप्शन ए है नदी, ऑप्शन बी है हिमनद, ऑप्शन सी है पवन, ऑप्शन डी है भूजल और ऑप्शन ई है महासागरीय तरंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भूजल। भूजल के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट की जो चट्टानें होती हैं इनका अपरदन होता है। आगे देखें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अगला प्रश्न है, कॉन्ग्लोमरेट किस प्रकार की चट्टान है। क्या क्वेश्चन है कि कॉन्ग्लोमरेट किस प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है कायांतरित चट्टान, ऑप्शन सी है अवसादी चट्टान और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कॉन्ग्लोमरेट चट्टान की बात करें तो कॉन्ग्लोमरेट जो चट्टान है ये एक अवसादी चट्टान है। आगे बढ़ें। तो अगला प्रश्न है कि चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। अर्थात ये पृथ्वी है, ये गोलार्ध है, इसको विभाजित करें तो ये 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा या भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर। और देखें तो यहाँ पर ये इस वाले स्थल पर स्थित है। तो ऐसा एक ही महाद्वीप है जिसे कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो जो ये प्रश्न है इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है कि विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 840 मीटर, ऑप्शन बी है 900 मीटर, ऑप्शन सी है 950 मीटर और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी है 925 मीटर और ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए 840 मीटर, यानी विश्व में जो थल क्षेत्र है इसकी औसत ऊंचाई 840 मीटर है। ठीक है, ये भी प्रश्न में पूछा गया, ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है, धन्यवाद।